तो अब हम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, आपके सिलेबस में क्या क्या है। तो पहले नीड फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट, उसे देख लेना चाहिए। फिर सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी वेवलेंथ, उनकी फ्रीक्वेंसी का आपको आइडिया होना चाहिए। उसके अलावा प्रोग्रेसिव वेव इक्वेशन से रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस आते हैं। प्रोग्रेसिव वेव इक्वेशन होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो उसे स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करके वो पैरामीटर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स हमसे फाइंड आउट करने को बोलते हैं। थोड़ा सा ही सिलेबस है, एक आध क्वेश्चन इसमें से आता है, तो आप इसको जरूर प्रिपेयर करेंगे। पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं नीट 16 का, फेज 1 का। आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस विच वन कैन बी यूज टू प्रोड्यूस अ प्रोपोगेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, हम अलग अलग सब पर अभी विचार करते हैं। पहला क्या है, स्टेशनरी चार्ज। तो ध्यान रखेंगे स्टेशनरी चार्ज अपने चारों तरफ केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ई ओनली, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्जलेस पार्टिकल, तो इसके बारे में तो सोचना नहीं है। एन एक्सेलरेटिंग चार्ज, अ चार्ज मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी। तो जब कोई चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, ये याद रखेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी इनफैक्ट आपने पढ़ा होगा। एन एक्सेलरेटिंग चार्ज, अब एक्सेलरेटिंग चार्ज 3 काम करता है। इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ एज वेल एज इट रेडिएट्स, मतलब अपने में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएट करता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, प्रोपोगेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के प्रोड्यूस होने का यही रीजन है, एक्सेलरेटिंग चार्ज, और यही इसका करेक्ट आंसर है। अब ये नीट 2015 का क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 15 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी दे रखी है हमको, हम इसको पहले बदल लेते हैं जूल में। E इज इक्वल टू गिवन है हमें 15 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और किलो का पहले मैं बनाता हूं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये हुआ। और फिर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹, तो ये जूल में कन्वर्ट हो गई एनर्जी। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम फोटोन की टर्म्स में भी डील कर सकते हैं, और फोटोन की एनर्जी क्या होती है, h न्यू, यह है E इज इक्वल टू h न्यू, और इस न्यू को लिख सकते हैं हम c बाय लैम्डा, c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, एंड सो न्यू इज c बाय लैम्डा, वेयर c इज स्पीड ऑफ लाइट। इसे hc बाय लैम्डा भी लिखा जा सकता है। अब यहाँ क्योंकि बात हो रही है एनर्जी की, हम पहले लैम्डा निकाल लेते हैं। लैम्डा निकाल कर फिर हम देखेंगे कि वो किसके साथ मैच हो रहा है। तो पहले लैम्डा निकालते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, c इज द स्पीड ऑफ लाइट, अपॉन e हो जाएगा लैम्डा, hc बाय e। अब वैल्यूज पुट करनी है, h इज 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड, c is the speed of light 3 into 10⁻8 upon energy 15 into 10⁻3 into 1.6 into 10⁻⁻19। थोड़ी कैलकुलेशन है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है 0.83 के बराबर, 0.83। और पहले ही आंसर किस में आएगा, तो आएगा मीटर में, क्योंकि हम SI में वर्क कर रहे हैं। और फिर मीटर से यदि हम एंगस्ट्रॉम बनाना चाहते हैं तो इंटू 10⁻10 कर देंगे उसे, तो एंगस्ट्रॉम में आ रहा है आंसर 0.83 के आसपास, 0.83 एंगस्ट्रॉम। और आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जब देखेंगे और उसमें वेवलेंथ रेंज देखेंगे गामा से लेकर तो रेडियो तक, तब आपको पता लगेगा कि ये वेवलेंथ लाई करेगी एक्सरे रीजन में, इसलिए इसका आंसर ए करेक्ट होना चाहिए। जब क्वेश्चन कर रहे हैं AIPMT 2013 का, थ्योरेटिकल है, द कंडीशन अंडर विच अ माइक्रोवेव ओवन हीट्स अप फूड आइटम कंटेनिंग वाटर मॉलिक्यूल्स मोस्ट एफिशिएंटली इज। तो माइक्रोवेव का प्रिंसिपल शॉर्ट में समझते हैं। आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा हुआ है कि डायपोल पर जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो क्या होता है, तो उसके ऊपर फोर्स आने लगते हैं। मैंने दिखाया इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इधर कहीं नेगेटिव चार्ज है, इधर कहीं पॉजिटिव चार्ज है।
और ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसके ऊपर आता है टॉर्क और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड, यदि हम वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो क्या होगा कि वाइब्रेट होने लगेगा। बिल्कुल ऐसा ही इसमें होता है। वाटर मॉलिक्यूल्स एक्चुअली होते हैं पोलर डायपोल्स, उनका नेगेटिव चार्ज का सेंटर और पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ये थोड़ा सा अलग अलग होता है, थोड़ा उनमें डिस्टेंस होता है। इक्वल ऑपोजिट चार्जेस शॉर्ट डिस्टेंस पर, यानी वो पोलर डाइइलेक्ट्रिक ऐसा हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ऐसा है वो। और जब हम माइक्रोवेव में उसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इंपोज करते हैं तो वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर एक्ट करती है, उसका वाइब्रेशन बढ़ जाता है वाटर मॉलिक्यूल्स का, यानी उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और यही रीजन है हीट प्रोड्यूस होने का। बिल्कुल यही बात यहां पर लिखी हुई है ऑप्शन 1 में। फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव मस्ट मैच, मतलब उस माइक्रोवेव अवन की जो फ्रीक्वेंसी है उसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज हो रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी यदि मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बराबर हुई तो बहुत ज्यादा हो जाएगा वाइब्रेशन, बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, फूड जल्दी से पक जाएगा या गर्म हो जाएगा। तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। अब करेंगे AIPMT 12 का ये क्वेश्चन। द इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम इज गिवन बाई, ये एक इक्वेशन हमको दिखाई पड़ रहा है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ और पोजीशन के साथ वेरी हो रही है। Where E, Z and T are in volt per meter, meter and second respectively, the value of wave number K is। हम बात इसकी कर रहे हैं, K हमें चाहिए। K क्या कहलाता है? वेव नंबर भी कहते हैं, प्रोपोगेशन कांस्टेंट भी कहलाता है। ये होता है 2 पाई बाय लैम्बडा, और इस 2 पाई बाय लैम्बडा यहाँ आ ही रहा है। हम यदि ये करें कि इसे T से मल्टीप्लाई कर दें और T से कर दें इसे डिवाइड, 2 पाई बाय लैम्बडा को हमने T से मल्टीप्लाई और T से डिवाइड कर दिया। ये 2 पाई बाय T अलग लिख दिया मैंने और ये T बाय लैम्बडा अलग लिख दिया। अब ये 2 पाई बाय T को आप जानते हैं अच्छे से, ये है ओमेगा, और T बाय लैम्बडा V इज इक्वल टू होता है n लैम्बडा, n इज इक्वल टू 1 बाय कैपिटल T, तो लैम्बडा बाय T होती है वेव वेलोसिटी। यानी हम सीधे रट सकते हैं कि K होता है वेव नंबर ओमेगा अपॉन V। और इस इक्वेशन को यदि प्रोग्रेसिव वेव इक्वेशन की स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर कर दें, आई कैप कॉस, यहां हम लिखेंगे kz माइनस ओमेगा टी, तो हमको ओमेगा मिल जाएगा। यहां से ओमेगा है 6 × 10⁸ और वेव वेलोसिटी तो होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये बात ही हो रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। वी गेट बोथ। ओमेगा कितना ले लेंगे? 6 × 10⁸ अपॉन 3 × 10⁸। ये कैंसिल आउट होता है, 6/3 is 2। यूनिट इसका मीटर -1 होगा, रेडियन पर मीटर होता है, मीटर -1 आंसर है, एंड सो इज द करेक्ट ऑप्शन। अब हम करेंगे 2011 का ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, अल्ट्रावायलेट एंड गामा रेज इज, मतलब इन चारों को हमें अरेंज करना है इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ का डिसेंडिंग या फ्रीक्वेंसी का असेंडिंग ऑर्डर। तो शायद आपको पता होगा सबसे ज्यादा इसमें से फ्रीक्वेंसी किसकी है, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर वेवलेंथ का है तो फ्रीक्वेंसी असेंडिंग ऑर्डर में होगी। सबसे कम फ्रीक्वेंसी हमको पहले ढूंढना पड़ेगी, सबसे कम फ्रीक्वेंसी इसमें से किसकी होगी। तो कंफ्यूजन यदि होता है तो एक काम आप कर सकते हैं, मैं आपको एक स्टेटमेंट याद करवा रहा हूं, वो यदि आप याद कर लेंगे तो हो सकता है आपको मदद हो जाए हमेशा के लिए। मैं हिंदी में लिख रहा हूं, गलती क्षमा मत करो, गलती क्षमा मत करो, उल्टा लटका कर, उल्टा लटका कर इतना मारो, इतना मारो कि रो दे। यदि आपको यह याद है तो इससे आपको बड़ी मदद मिल जाया करेगी, कभी कुछ भूलने पर गलती नहीं होगी। इसका मतलब क्या है? तो ये एक्चुअली मैंने लिखा हुआ है वेवलेंथ के असेंडिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है ये, और डिसेंडिंग ऑर्डर है फ्रीक्वेंसी का। गलती का मतलब होता है गामा, मतलब विल स्टार्ट फ्रॉम गामा, गामा रेज ये सबसे छोटी वेवलेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। क्षमा मतलब एक्स रेज, क्योंकि हिंदी में उन्हें क्ष किरण कहते हैं, एक्स रेज। इसके बाद
नेक्स्ट टू एक्सरे मत करो तो आप भी कुछ मत करना, परेशान मत होना। उल्टा मतलब अल्ट्रा वायलेट यूवी। देन कम्स लटका कर मतलब लाइट, विजिबल लाइट, विजिबल रीजन। उसके बाद इतना मतलब इंफ्रा, माइक्रो आएगा इसके बाद क्योंकि यहां मारो लिखा हुआ है, माइक्रो, एंड देन फाइनली रो दे मतलब रेडियो। तो ये एक्चुअली है असेंडिंग ऑर्डर, किसका, वेवलेंथ का, फ्रीक्वेंसी का डिसेंडिंग ऑर्डर है। हमको यहां इन्हें अरेंज करना था फ्रीक्वेंसी के असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब ऐसे चलना पड़ेगा। सबसे पहले कौन आ रहा है, माइक्रो, माइक्रो यहां मिल रहा है माइक्रो। उसके बाद क्या गामा है, नहीं, माइक्रो के बाद है इंफ्रारेड 2, अल्ट्रा वायलेट 3 और गामा इज 4 एंड सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी डी। और मान लो आपको हिंदी में शर्म आती हो तो इंग्लिश में भी इसको याद रखा जा सकता है इस तरह से, रिच मैन इन वेगस यूज एक्सरे गॉगल्स। इस तरह भी आप इसे याद रख सकते हो, इंग्लिश में याद रखना है तो। बस फर्क यह है कि अब यह है डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। इससे भी आप इसमें आंसर बता सकते हो। हमसे पूछा था फ्रीक्वेंसी का असेंडिंग ऑर्डर, तो असेंडिंग में सबसे पहले कौन आ रहा है, ये मैन मतलब माइक्रो, माइक्रो के बाद नंबर है रिच मैन इन वेगस। मैं यहां भूल गया हूं, इन लिखना भूल गया हूं, इन वेगस आएगा, इन वेगस। तो एम मतलब माइक्रो, इन मतलब इंफ्रारेड, यू मतलब अल्ट्रा वायलेट और जी मतलब गामा। तो हिंदी में याद रखना है तो ऐसे याद रखो, इंग्लिश में याद रखना है तो ऐसे याद रखो, रिच मैन इन वेगस यूज एक्सरे गॉगल्स। रिच मतलब रेडियो, मैन मतलब माइक्रो, इन मतलब इंफ्रा, वी फॉर विजिबल लाइट, यू अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज एंड गामा रेज। तो इस क्वेश्चन का जवाब है डी। अब ये AIPMT 2011 का क्वेश्चन प्रॉपर्टी बेस्ड है। द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेटिंग अलोंग प्लस जेड एक्सिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय। तो हम याद लाएं कि जेड एक्सिस में यदि वेव प्रोपोगेशन हो रहा है, इधर वेव प्रोपोगेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट हो रही होगी। वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशंस आपस में भी परपेंडिकुलर होते हैं और वेव प्रोपोगेशन से भी परपेंडिकुलर होते हैं। ये तभी पॉसिबल है जब वेव प्रोपोगेशन हो रहा है जेड डायरेक्शन में, तब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड जे कैप और आई कैप इन यूनिट वेक्टर्स के साथ दिखाई पड़नी चाहिए। एक फील्ड इस तरह ऑसिलेट हो रही होगी और दूसरी फील्ड इस तरह ऑसिलेट हो रही होगी, वो हमको यहां मैच करना है बस। अब के कैप तो कहीं आना ही नहीं चाहिए, यानी ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है, ये वाला भी नहीं हो सकता। बचते हैं ये दोनों, और इसमें जे जे 2 बार आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन ये वाला करेक्ट होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप के साथ, मैग्नेटिक फील्ड जे कैप के साथ, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब ये AIPMT का 2010 का क्वेश्चन, फिर से थ्योरेटिकल। Which of the statements is false for the properties of electromagnetic waves? इसमें false यदि आप ढूंढ लेंगे तो फायदा ये होगा कि बाकी 3 प्रॉपर्टीज आपको याद हो जाएंगी, इसलिए इसको पूरा पढ़ना चाहिए। Both electric and magnetic field vectors attain the maximum and minimum at the same place and same time। तो आपको यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वो फिगर याद आया होगा, ये यदि वेव प्रोपोगेशन है तो वेव प्रोपोगेशन से परपेंडिकुलर 2 डायरेक्शंस में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशंस होते हैं। ये यदि मैं शो करूं इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसी होती है मैग्नेटिक फील्ड। तो इसी से पता लग रहा है हमको कि देखो ये इस टाइम पर यदि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड प्लॉट हुई होगी तो वो भी मैक्सिमम हो गई और मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम हो गई एट द सेम प्लेस सेम टाइम, यानी ये तो करेक्ट है। ये आंसर इसका नहीं है। द एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स। ये आपको पोलराइजेशन में आपको याद आया होगा, पोलराइजेशन में हम एनर्जी को आधा कर लेते हैं किसी एक डायरेक्शन में जब वो वेव पोलराइज हो जाती है। तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है। थर्ड,
बोथ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ये बड़ा गड़बड़ है। मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स तो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, पैरेलल नहीं होते, तो ये रॉन्ग है। तो फोर्थ भी करेक्ट होना ही चाहिए। दीज वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वैक्यूम से भी प्रोपोगेट हो सकती हैं, मतलब ये भी करेक्ट है, पर हमें इनकरेक्ट वाला ढूंढना था, इसलिए ऑप्शन सी इस सवाल के लिए करेक्ट ऑप्शन होगा। सो सी इज द आंसर। तो अब ये क्वेश्चन करते हैं 2008 में आया हुआ, 2009 का क्वेश्चन मुझसे अभी छूट गया है, वो अभी इसके बात करते हैं। द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन अ मीडियम ऑफ परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट, परमिएबिलिटी म्यू नॉट इज गिवन बाय। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको रट लेना चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड पूछी हुई है, वेलोसिटी इसको हम स्मॉल सी से डिनोट करते हैं, वो होती है रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का रेसिप्रोकल। तो यूनिट डायमेंशन में हम डिस्कस कर चुके हैं, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, से याद कर लें। अब करेंगे AIPMT 2009 का ये क्वेश्चन। द इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन अ मीडियम इज रिप्रेजेंटेड बाय EX इक्वल्स टू 0, इधर लिखा है EZ इक्वल्स टू 0, EY ये दिया हुआ है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशंस Y में हो रहे हैं। और यहां यदि आएंगे हम ओमेगा टी माइनस के एक्स देखेंगे तो हमें पता लग रहा है x की डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट हो रही है। और यदि इसका शेप ऐसा है ओमेगा टी माइनस के एक्स, मतलब x का साइन और t का साइन ऑपोजिट है, यानी ये x की पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो ये वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन तो देखकर ही पता लग गई। मूविंग अलोंग y ये गलत हो जाएगा, मूविंग अलोंग x, मूविंग अलोंग x, मूविंग अलोंग y, यानी A और D तो हो नहीं सकते। अब बात होगी सिर्फ B और C के बीच में। अब आगे क्या पूछा है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों में। हम करेंगे क्या, इस इक्वेशन को प्रोग्रेसिव वेव इक्वेशन की स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर कर देते हैं। इन केस एम्पलीट्यूड पूछा होता तो एम्पलीट्यूड ये दिख रहा है यहाँ से 2.5 न्यूटन पर कूलम, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड हो जाएगा। ओमेगा कितना है तो इसे कंपेयर करें, ओमेगा टी इज इक्वल टू दिस मच, तो ओमेगा कितना आ गया, ओमेगा आ रहा है यहां से 2 पाई इंटू 10⁶। हमको बतलाना है फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में, तो इसे 2 पाई एफ लिख देते हैं। 2 पाई एफ बराबर 2 पाई इंटू 10⁶, 2 पाई कैंसिल आउट होकर फ्रीक्वेंसी कम्स आउट 10⁶ हर्ट्ज। तो फिर चेक करें तो 10⁶ हर्ट्ज 10⁶ हर्ट्ज तो दोनों में है। अभी काम नहीं बना, मतलब हमको वेवलेंथ भी निकालनी ही पड़ेगी, और उसके लिए हम इधर जाते हैं। kx इज कंपेयर्ड विद दिस, kx इज इक्वल टू पाई इंटू 10⁻⁻² एंड k इटसेल्फ इज, क्योंकि kx को कंपेयर कर रहे हैं तो ये नहीं आएगा, k आएगा सिर्फ। k इज इक्वल टू पाई इंटू 10⁻², k कितना होता है 2 पाई बाय लैम्बडा इज इक्वल टू पाई इंटू, इसको 1/100 लिख देते हैं। पाई से पाई कैंसिल आउट होता है, लैम्बडा इज इक्वल टू हो गया 200 एंड आंसर विल कम आउट इन मीटर, क्योंकि हम SI में काम कर रहे हैं। लैम्बडा इज 200 मीटर एंड सो यहाँ सब कुछ मैच हो रहा है। x की पॉजिटिव डायरेक्शन में वेव जा रही है, फ्रीक्वेंसी 10⁶ है, वेवलेंथ 200 मीटर एंड सो ऑप्शन सी मस्ट बी द करेक्ट आंसर।